आरक्षण का मूल उद्देश्य था प्रतिनिधित्व। तो चलिए देखते हैं कि आज़ादी के 78 सालों के बाद भी हम प्रतिनिधित्व के मामले में कहाँ खड़े हैं। क्या सत्ता के ढांचों में उन समुदायों की भागीदारी है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से बाहर रखा गया था? आंकड़े एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। भारत की उच्च न्यायपालिका, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, वहां विविधता की कमी चिंताजनक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के आंकड़े देखिए। 2018 से नियुक्त 698 हाईकोर्ट जजों में सिर्फ 22 एससी और 15 एसटी समुदाय और 87 जज ओबीसी समुदाय से आते हैं। एससी एसटी ओबीसी टोटल 124 यानी 698 का 17.5%। इसका मतलब है कि लगभग 82.5% नियुक्तियां सामान्य श्रेणी या ऊंची जाति के लोगों की हुई हैं। ये डेटा साफ करता है कि न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर जहां नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती हैं और आरक्षण लागू नहीं हो पाता, वहां सामाजिक विविधता लगभग ना के बराबर है। यहां आपको यह समझना जरूरी है कि कॉलेजियम प्रणाली भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रणाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम 4 जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति व तबादले की सिफारिश करते हैं। सरकार केवल अनुमोदन करती है। उदाहरण के तौर पर किसी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव कॉलेजियम भेजता है। मतलब साफ है कि न्यायपालिका जैसे सबसे शिक्षित और व्यवस्थित प्रशासन में ऊंच नीच जैसा भेदभाव देखा जाता है। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो हमारी सोच को, हमारे नैरेटिव को आकार देता है। 2022 की ऑक्सफैम न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट हु टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स बताती है कि 121 न्यूज रूम लीडरशिप, संपादक, ब्यूरो चीफ आदि में 106 पदों पर सवर्ण हैं। यानी देश का चौथा स्तंभ भी जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, जहां लगभग 90% नेतृत्व पदों पर स्वर्ण जाति के लोग हैं। एक भी मुख्य धारा के मीडिया हाउस का नेतृत्व एससी या एसटी समुदाय के व्यक्ति के पास नहीं है। मतलब ऐसे लोगों का मीडिया हाउसों में 0% योगदान है। प्राइम टाइम बहसों में 70% से ज़्यादा पैनलिस्ट उच्च जातियों से होते हैं। ये नैरेटिव मोनोपोली या एकाधिकार सुनिश्चित करता है कि दलित बहुजन के मुद्दों को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उन्हें उच्च जाति के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। आरक्षण के खिलाफ योग्यता, मेरिट की बहस को इतना अधिक कवरेज मिलना इसी एकाधिकार का परिणाम है। नौकरशाही में यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण ने निचले स्तरों पर प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, लेकिन सीट्स पर एक पिरामिड जैसी संरचना बनी हुई है। एससी और एसटी कर्मचारी ज़्यादातर ग्रुप डी सेवाओं जैसे सफाई कर्मी में केंद्रित हैं, जबकि ग्रुप ए के शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि देश में 90 शीर्ष आईएएस सेक्रेटरी सचिव स्तर के अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी दलित आदिवासी समुदायों से हैं। उन्होंने 2024 में अपने एक बयान में यह भी कहा था कि भारत की टॉप 200 कंपनियों में से एक भी मालिक दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं है, जबकि ये समुदाय देश की 73% आबादी है। इस बात की पुष्टि आर्थिक शोध और दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स डीआईसीसी की रिपोर्ट भी करती है, जो यह बताती है कि भारत के कॉरपोरेट जगत के शीर्ष स्तरों पर सवर्णों का ही एकाधिकार है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि आरक्षण ने प्रवेश के द्वार तो खोले हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों तक पहुंचने के रास्ते अभी भी बंद हैं। ये केवल प्रतिनिधित्व का संकट नहीं, बल्कि शक्ति के वितरण का संकट है। हाँ, ये सच है कि आरक्षण एक आदर्श व्यवस्था नहीं है, उसमें कई खामियां हैं, जैसे क्रीमी लेयर का लूप होल। ये बहस सबसे ज़्यादा यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में देखने को मिलती है। 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी दिया। इसका मतलब था कि ओबीसी समुदाय के भीतर जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका फायदा समुदाय के सबसे पिछड़े लोगों तक पहुंच सके। लेकिन हाल के कुछ मामले जैसे पूजा खेड़कर, पूर्वा चौधरी और अन्य बहुत से आईएएस आईपीएस के मामले दिखाते हैं कि इस नियम में कई खामियां हैं। इन उम्मीदवारों पर सोशल मीडिया पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी आलीशान जीवन शैली और बड़े सरकारी अधिकारी माता पिता होने के बावजूद ओबीसी कोटे का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जैसे शिक्षक इन मामलों के पीछे की जटिलता को समझाते हैं। वो बताते हैं कि जनता में गुस्सा नियमों की गलतफहमी के कारण है। ओबीसी क्रीमी लेयर के नियमों के अनुसार 8 लाख रुपए वार्षिक की आय सीमा में माता पिता की सैलरी और कृषि से होने वाली आय को नहीं गिना जाता। क्रीमी लेयर का निर्धारण आय से ज़्यादा माता पिता के पद,
रैंक और उनकी नौकरी में प्रवेश की उम्र पर निर्भर करता है। अगर कोई माता पिता 40 साल की उम्र के बाद ग्रुप ए अधिकारी बनते हैं तो उनके बच्चे कानूनी रूप से आरक्षण के हकदार हो सकते हैं, भले ही उनकी आय ज़्यादा हो। ऐसे नियम दिखाते हैं कि समस्या शायद उम्मीदवार की नहीं बल्कि उन नियमों की है जिनमें ऐसे लूपहोल्स मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी और जायज़ आलोचना यह भी है कि आरक्षण का लाभ SC, ST और OBC के अंदर कुछ शक्तिशाली और संख्या में बड़ी जातियाँ ही उठा ले जाती हैं, जबकि उन्हीं श्रेणियों में मौजूद सैकड़ों छोटी और ज़्यादा पिछड़ी जातियों तक कुछ नहीं पहुँचता। इस समस्या को समझने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इस आयोग ने पाया कि OBC कोटे की 97% नौकरियों और दाखिलों का फायदा सिर्फ 25% OBC उपजातियों को मिला है, जबकि 983 OBC जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व शून्य है। इसी तरह की असमानता SC, ST समुदायों में भी है। इसी को ठीक करने के लिए 2024 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें SC, ST के अंदर भी उप श्रेणियां बना सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा वंचितों तक पहुंच सके। इस फैसले के बाद तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य SC कोटे के अंदर कोटा मतलब सब कोटा उप श्रेणियां लागू कर रहे हैं। ये बहसें दिखाती हैं कि आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ आरक्षित बनाम अनारक्षित का नहीं रहा, ये अब आरक्षित श्रेणियों के अंदर न्याय का एक बहुस्तरीय संघर्ष बन गया है। आज आरक्षण का मुद्दा पहले से कहीं ज़्यादा जटिल और राजनीतिक हो गया है। अब लड़ाई 50% की सीमा को तोड़ने, निजी क्षेत्र में आरक्षण और अपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की हो गई है। 1992 के इंदिरा साहनी फैसले ने आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया था, लेकिन अब कई राज्य इस सीमा को चुनौती दे रहे हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटे को यह कहकर सही ठहराया कि 50% की सीमा सिर्फ जाति आधारित आरक्षण के लिए थी, आर्थिक आधार के लिए नहीं। इस फैसले ने 50% की सीमा को तोड़ने का एक कानूनी रास्ता खोल दिया। बिहार ने अपने जाति सर्वेक्षण, जिसमें OBC, EBC आबादी 63% पाई गई, के आधार पर आरक्षण को EWS सहित 75% तक बढ़ा दिया था। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने जून 2024 में इस पर रोक लगा दी। तेलंगाना अपने जाति सर्वेक्षण 56% बैकवर्ड क्लास आबादी के आधार पर स्थानीय निकायों में बैक क्लास आरक्षण 42% तक बढ़ाने की तैयारी में है। जम्मू और कश्मीर में कुल आरक्षण लगभग 70% तक पहुंच गया है। ये सब क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ SC, ST तक सीमित नहीं है, बल्कि OBC और अन्य समुदाय भी अपनी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा अब भारतीय राजनीति का केंद्र बन रहा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आजकल निजी क्षेत्रों यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, इसलिए अब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने जुलाई 2024 में संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसमें निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की मांग की गई। हालांकि ये बात सिर्फ चर्चा का विषय रहा। मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूँगा। आज भी देश के सबसे बड़े संस्थानों IITs, एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जब कोई नया बैच आता है तो कई बच्चे एक दूसरे से उनका रैंक पूछते हैं। रैंक इसीलिए नहीं पूछते कि उन्हें आपकी पढ़ाई से मतलब है, वो रैंक पूछकर आपकी कैटेगरी का पता लगाते हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप आरक्षण से आए हैं तो आपके साथ बैठने वाले दोस्त बदल जाते हैं। यही वो मॉडर्न छुआछूत है जिसकी वजह से आज भी हमारे कई होनहार छात्र डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे ही जातिगत भेदभाव की वजह से बहुत से छात्र मौत को गले भी लगा लेते हैं, जैसे रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे होनहार छात्र। ये सच है कि आरक्षण एक इम्परफेक्ट दवा है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है, इसका फायदा कुछ लोगों ने गलत तरीके से उठाया है, इसका लाभ बहुत से जरूरतमंदों तक आज भी नहीं पहुंचा है। लेकिन जब तक बीमारी खत्म नहीं हो जाती आप दवा देना बंद नहीं कर सकते। इसका समाधान आरक्षण को खत्म करना नहीं बल्कि इसे और ज़्यादा तार्किक और न्यायपूर्ण बनाना है, जैसा कि उपवर्गीकरण सब कैटेगरी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन असली बहस इस सिकुड़ते हुए केक के टुकड़ों पर लड़ने की नहीं बल्कि केक को बड़ा बनाने की होनी चाहिए। हमें सत्ता में बैठे लोगों से ये पूछना चाहिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी देश में इतनी नौकरियां क्यों नहीं हैं।
हम दुनिया की टॉप 100 लिस्ट में आने वाले विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हम सरकारी ठेकों, आउटसोर्सिंग और लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से आरक्षण और पक्की नौकरियों को खत्म करने की साजिशें झेल रहे हैं? अभी